हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। शब्द शक्ति से हर परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज हम शब्द शक्ति के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है। शब्द शक्ति हिंदी के रीतिकालीन आचार्य चिंतामणि जिन्हें रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, उन्होंने लिखा है कि जो सुन पड़े सो शब्द है, समूचे परे सो अर्थ। अर्थात जो सुनाई पड़े वह शब्द है तथा उसे सुनकर जो समझ में आवे वह उसका अर्थ है। स्पष्ट है कि जो ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है वह शब्द है और उस ध्वनि से हम जो संकेत या मतलब ग्रहण करते हैं वह उसका अर्थ है। शब्द से अर्थ का बोध होता है। बोध मतलब ज्ञान होता है। शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है। अतः शब्द हुआ बोधक, बोधक बोध कराने वाला, और अर्थ हुआ बोध्य, जिसका बोध कराया जाए। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जैसे मिठाई या चाट का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है, और अगर सांप या भूत का नाम सुनते ही मन में भय का संचार हो जाता है। यह प्रभाव अर्थगत है। अतः जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है वह शब्द शक्ति है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? तो शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति को संक्षेप में हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, और इसे ही वृत्ति या व्यापार भी कहा जाता है। आचार्य मम्मट ने इसे क्या नाम दिया है? तो व्यापार कहा है। किसने? आचार्य मम्मट ने। जितने प्रकार के शब्द होंगे उतने ही प्रकार की हमारी शक्तियाँ होगी। शब्द 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? वाचक, लक्षक एवं व्यंजक। तो इन्हीं के अनुरूप 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो इसी के अनुरूप हमारी शक्तियाँ भी 3 हैं, अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना। तो साथियों, हम देखते हैं कि शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है। अभिधा क्या होती है? अभिधा से जो है वो मुख्यार्थ का बोध होता है। लक्षणा से मुख्यार्थ से संबद्ध लक्ष्यार्थ का। लेकिन व्यंजना से ना मुख्यार्थ का बोध होता है ना लक्ष्यार्थ का, बल्कि इन दोनों से भिन्न भिन्न अर्थ व्यंग्यार्थ का बोध होता है। सबसे पहले हम अभिधा शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात संकेतित अर्थबोध हो उसे अभिधा कहते हैं। जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात संकेतित अर्थ का बोध हो उसे अभिधा कहते हैं। जैसे बैल खड़ा है, इस वाक्य को सुनते ही बैल नामक एक विशेष प्रकार के जीव को हम समझ लेते हैं। उसे आदमी या किताब नहीं समझते। यहाँ बैल वाचक शब्द है जिसका मुख्यार्थ क्या है? विशेष जीव है। ठीक है। तो इस तरह से जिससे हमें एकदम से उसी शब्द का अर्थ का ज्ञान हो जाता है उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि अभिधा को शब्द की प्रथमा शक्ति भी कहा जाता है। शब्द की प्रथमा शक्ति किसे कहा जाता है? तो अभिधा को। ठीक है। अभिधा का महत्व। अभिधा शक्ति का क्या महत्व है? तो अलंकार शास्त्रियों के अनुसार काव्य में अभिधा शब्द शक्ति का विशेष महत्व नहीं है। जो अलंकार शास्त्री हैं उनके अनुसार क्या है कि काव्य में अभिधा शक्ति का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन अभिधा एकदम से जो है वो महत्वहीन भी नहीं है। हिंदी के रीतिकालीन आचार्य देव का मानना है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये किसने कहा है? तो ये आचार्य देव ने कहा है। कई बार ये पंक्तियाँ भी पूछी जाती है कि ये किसने कहा है, तो इसका आंसर होगा आचार्य देव ने ये कहा है।
साथियों, अब हम लक्षणा शक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि लक्षणा शक्ति किसे कहते हैं। लक्षणा अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थबोध हो उसे लक्षणा कहते हैं। अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थबोध हो उसे लक्षणा कहते हैं। लक्षणा की शर्तें या विशेषताएं हम बोल सकते हैं। तो लक्षणा शक्ति की जो है वो 3 विशेषताएं हैं। ये 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली है मुख्यार्थ में बाधा, दूसरी है मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध और तीसरी है रूढ़ि या प्रयोजन। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं कि मुख्यार्थ में बाधा, इससे क्या अभिप्राय है? इसमें मुख्य अर्थ या अभिधेय अर्थ लागू नहीं होता, वह क्या हो जाता है? वह बाधित हो जाता है। इसमें मुख्य अर्थ या अभिधेय अर्थ लागू नहीं होता, वह बाधित हो जाता है। और दूसरी इसकी विशेषता है कि मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध होता है। जब मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा अर्थ मतलब लिया जाता है, पर यह दूसरा अर्थ जो है वो अनिवार्य रूप से अर्थ से संबंधित होता है। ठीक है। और तीसरा है रूढ़ि या प्रयोजन। मुख्य अर्थ को छोड़कर उसके दूसरे अर्थ को अपनाने के पीछे या तो कोई रूढ़ि होती है या कोई प्रयोजन होता है। अब कई बार ये भी आता है कि रूढ़ि किसे कहते हैं? तो प्रयोग प्रवाह प्रसिद्धि को, अर्थात जैसा बोलने का चलन है, तरीका है, किसी बात को कहने की जो प्रथा हो जाती है वह रूढ़ि कहलाती है। जैसे मुझे देखते ही वह 9-2-11 हो गया। तो इस वाक्य में क्या है? 9-2-11 एक मुहावरा है और इसका अर्थ है भाग जाना। इसके बदले में यदि कोई कहे कि मुझे देखते ही वह 10-20-40 हो गया या मुझे देखते ही वह 11-9-2 हो गया, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई रूढ़ि नहीं है। यानी भागने की रूढ़ि अर्थात प्रसिद्धि जो है वो 9-2-11 में ही है। अब अगर हम बात करें कि प्रयोजन किसे कहते हैं, तो प्रयोजन का अर्थ होता है मतलब या अभिप्राय। अर्थात जैसे हमारे मन में कोई ऐसा अभिप्राय है जो प्रयुक्त शब्द से व्यक्त नहीं हो रहा है, तब उसके लिए दूसरा शब्द प्रयोग कर अपना अभिप्राय प्रकट करते हैं। जैसे हम किसी को अतिशय मूर्ख कहना चाहते हैं, तो तुम मूर्ख हो कह देने से मूर्खता की अतिशयता प्रकट नहीं होती। लेकिन यदि हम कहें कि तुम बैल हो, तो इसका अर्थ है कि तुम अतिशय मूर्ख बुद्धिहीन हो। यहाँ बैल शब्द का प्रयोग जो है वो मूर्खता की अतिशयता बताने के प्रयोजन से किया गया है। तो इस तरह से आज हमने लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में भी पढ़ लिया। अब हमारी लास्ट शक्ति जो है वो है व्यंजना शक्ति। सबसे पहले हम व्यंजना का अर्थ समझते हैं। तो व्यंजना का अर्थ होता है स्पष्ट करना, खोलना या विकसित करना। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थबोध हो उसे व्यंजना कहते हैं। ठीक है। अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थबोध हो उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजना वि जमा अंजना के संयोग से बना है और इसका अर्थ है विशेष प्रकार का अंजन। अंजन लगाने से आँखों की ज्योति बढ़ती है। विशेष प्रकार के जिस तरह से विशेष प्रकार के अंजन लगाने से परोक्ष वस्तु भी दिखने लगती है, ठीक उसी प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति से अकथित अर्थ जो है वो भी स्पष्ट होते हैं। जब अभिधा एवं लक्षणा अर्थ व्यक्त करने में असमर्थ हो जाती है तब व्यंजना शक्ति जो है वो काव्य के छिपे हुए व्यंग्यार्थ का बोध कराती है। जब अभिधा एवं लक्षणा जो है वो अर्थ व्यक्त करने में क्या हो जाती है? असमर्थ हो जाती है, तब व्यंजना शक्ति काव्य के छिपे हुए व्यंग्यार्थ का बोध कराती है। व्यंग्यार्थ को ही हम जो है वो ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ, आक्षेपार्थ या प्रतिमानार्थ आदि भी कहा जाता है। अब व्यंजना शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना।
ठीक है। शब्द पर आधारित व्यंजना को शाब्दिक व्यंजना एवं अर्थ पर आधारित व्यंजना को जो है वो आर्थी व्यंजना कहा जाता है। अब शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, एकार्थक और अनेकार्थक। ठीक है। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, दवा इत्यादि। ठीक है। तो पुस्तक और दवा क्या है, ये एकार्थक शब्द, इसे एक ही अर्थ का बोध हो रहा है। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कलम है तो कलम के कई अर्थ होते हैं, जैसे लेखनी, पेड़ पौधे की टहनी, उसको भी हम कलम ही बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जिसके अनेकार्थ शब्दों पर टिकी व्यंजना को हम क्या कहेंगे, शाब्दिक व्यंजना, और एकार्थक शब्दों पर टिकी व्यंजना को हम आर्थी व्यंजना कहते हैं। तो साथियों, आज हमने शब्द शक्ति के बारे में पढ़ा और अगली क्लास में जो है हम वो शब्द शक्ति से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।